गुड मॉर्निंग, सुबह सवेरे पाकिस्तान में सरवत वलीम। बड़े हसीन मौसम में इस वक्त आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं इस वक्त अपने सेट पर मौजूद नहीं हूँ सुबह सवेरे पाकिस्तान के, बल्कि यहाँ पर आउटडोर बाहर आपके सामने खड़ी हूँ। जब इस कदर हसीन मौसम हो तो कौन चाहेगा कि सेट के अंदर आप कैद होकर बैठ जाएं। इस वक्त चूँकि मौसम हसीन है, मौसम के हवाले से तो अपडेट आपको करेंगे, मगर सबसे पहले जो अच्छी बात होती है इस हसीन अच्छे मौसम में अच्छी बात ये आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और वो अच्छी बात है लगन। बहुत सारे लोग हैं जो लगन के मफ़हूम से सही तरह वाकिफ़ नहीं है, इस वर्ड की अहमियत से सही तरह से वाकिफ़ नहीं है। तो लगन ये होती है जब आप कोई काम करते हैं, हार जाते हैं, गिर जाते हैं, संभल नहीं पाते तो आप उसको छोड़ देते हैं। ये लगन नहीं होती। आपका शौक़ और आपकी लगन ये होती है कि आप उस काम के साथ जुड़े रहें, उस हिम्मत के साथ जुड़े रहें, वो काम करते रहें, एक ना एक दिन कामयाबी आपको मिलती है। लगन और शौक़ आपके अंदर से डेवलप होता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं मगर उसकी तकमील तक नहीं चाहते। शायद कहीं ना कहीं पर उनके शौक़ में, उनकी लगन में कहीं कोई कमज़ोरी मौजूद होती है। तो अगर आपके अंदर लगन मौजूद है, शौक़ आपके अंदर मौजूद है, तो यकीन मानिए आप सब कुछ कर सकते हैं। हारते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं। यही लगन है और यही शौक़ होता है। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात आपके साथ शेयर की, मगर ये कैसे मौसम के सुबह सवेरे पाकिस्तान के अंदर मैं आपके साथ मौसम ना शेयर करूं। इतना अच्छा, इतना खूबसूरत मौसम है। सुबह घर से निकलते हुए बेहतरीन मौसम था और ऑफिस आने तक, ऑफिस पहुंचने तक यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है, आप देख भी रहे होंगे। तो मैं आपके साथ इस वक्त ऐसा करती हूँ कि मौसम शेयर कर लेती हूँ। मौसम शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। लाहौर का ही सबसे पहले शेयर करती हूँ क्योंकि हम लाहौर में मौजूद हैं और बेहतरीन किस्म का मौसम है। हलवा पूरियों के नाश्ते चल रहे होंगे, आज तो बड़ा ज़बरदस्त है यार। मैंने भी हलवा पूरी बोली थी, लेट्स सी चेक करते हैं कि आई है कि नहीं आई। तो अभी शेयर करते हैं सबसे पहले लाहौर का मौसम। तो लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 तक जाएगा। और इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं, होपफुली वहाँ भी मौसम कुछ बेहतर हो जाए। इस्लामाबाद में भी कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 तक जाएगा। व्हाट अबाउट कराची? कराची शहर कायद में 29 रहेगा कम से कम दर्जा हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 33 तक जा सकता है। पेशावर, पेशावर में भी सेम सिचुएशन नजर आ रही है क्योंकि पेशावर में भी 29 रहेगा, यानी कम से कम 29 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 38 होगा। कोयटा इज़ वंडरफुली अगेन बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन पर जा रहा है क्योंकि वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत हमें देखने में मिलेगा 20, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिग्री बढ़ जाती है तो 37 तक जाएगा। बड़ी मजबूरी हो जाती है जब इस कदर हसीन मौसम होता है मगर उसके बावजूद आपको अपने सेट के अंदर आके कैद होना पड़ता है। उसकी रीज़न ये होती है जब बारिश बहुत ज़्यादा शदीद हो जाए और बारिश आपको इतनी इजाज़त ना दे कि आप अपनी ऑडियंस, अपने देखने वालों से, अपने प्यार करने वालों से आउटडोर बात कर सकें, तो फिर मजबूरी में हमें सेट पर ही आना पड़ता है जब इस कदर हसीन मौसम हो। लेकिन मेरे सेट पर अगर हमारे कैमरामैन दिखाएँ आपको, तो मेरे सेट पर यहाँ पर यंगस्टर्स भी मौजूद हैं और बहुत ही लगन से, बहुत ही शौक़ से, बहुत से मेहनत से अपना काम ये कर रहे हैं। ये यंगस्टर्स यहाँ पर क्यों मौजूद हैं और ये क्या काम कर रहे हैं, इससे मुतालिक बड़ी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जब यूटिलाइज करने की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सामने आती है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन हो, वो पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन हो, हमारे देखने वालों तक जाए और उनको पता चले कि डेली बुनियादों पर क्या कुछ नया हो रहा है या क्या कुछ होने वाला है, या हुकूमत कौन से ऐसे स्टेप्स है जो ले रही है, वो चाहे आवाम के मुफाद में है या फिर उनके आला अहदेदारों के ही अपने मुफाद में है। तो हम रुख करते हैं इस्लामाबाद शहर का, वहाँ पर हमारे नुमाइंदा खुसूसी सुहेल भट्टी साहब मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं सोच रही थी आपका दिल थोड़ा सा जला दूँ, लाहौर शहर में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है, तो इस्लामाबाद में किस चीज़ की बारिश हो रही है वो भी आप हमारे से शेयर कीजिए। सदर चंद रोज़ कबल भी इस्लामाबाद के बजाय लाहौर में बादल बरसे थे और हम लोगों ने बहुत मिस किया, लेकिन इस मरतबा बादलों ने सिर्फ लाहौर का रुख नहीं किया बल्कि वफाकी दारुल हुकूमत में भी गुज़श्ता शाम को शब को बादल खूब बरसे और मौसम बहुत अच्छा हो गया। गर्मी का जो ज़ोर था वो टूट गया है और इम्पॉर्टेंट ये कि आज शाम को भी मज़ीद बारिश होने का इम्कान है। तो अपनी अब स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। वफाकी हुकूमत के बहुत से ऐसे अमूर जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक रूलिंग के
रूलिंग के बाद वो लाजिम हो गया था कि आपने उन फैसलों की मंजूरी के लिए, उन पॉलिसी डिसीजन की करवाने के लिए आपने मुतलका वजारत की जानिब से वो समरी वफाकी कबीना के इजलास में पेश करनी है, ताकि वहाँ दीगर वफाकी कबीना के मेम्बरान उसका गौर खोज करने के बाद अपनी आरा उसमें शामिल करने के बाद अवाम और मुल्क के लिए बेहतरीन फैसला कर सकें। लेकिन ब्यूरोक्रेसी समझती है कि कुछ ऐसे फैसले उन्हें करने की ज़रूरत पेश आती है जिन्हें वफाकी कबीना के मेम्बरान के साथ शेयर नहीं होना चाहिए, या उन्हें वफाकी कबीना के मेम्बरान को उसके ऊपर डिबेट करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के सामने कोई अपनी उस फैसले की हक या मुखालिफ में राय न दे, बस खामोशी से वो जो कानूनी तकाजा है कि समरी अप्रूवल का वो पूरा हो जाए। उस सिलसिले के अंदर रूल्स ऑफ बिजनेस की एक सेक्शन 17(1)(b) का सहारा लिया गया, जो कि अमूमी तौर के ऊपर किसी एमरजेंसी सूरत हाल के अंदर जब आपके पास टाइम ना हो, वफाकी कबीना का इजलास मुनक्किद ना हो रहा हो, तो आप समरी सर्कुलेट करते हैं वफाकी कबीना के मेम्बरान को, वो अपने दफातर में, ये घरों में बैठ के उसके ऊपर दस्तखत करते हैं, अपनी राय देते हैं और फैसला हो जाता है। लेकिन अब रूटीन बिजनेस बना दिया गया है और इस सिलसिले के अंदर पहली मरतबा मुख्तलिफ वफाकी कबीना के मेम्बरान को मुख्तलिफ वजारतों की समरी अरसाल की गई और उन्होंने दफातर में बैठ कर उनकी मंजूरी दे दी है। पहले हमने ये खबर ब्रेक की थी कि ये इकदाम अब पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर के ऊपर शुरू हो गया है और उस इकदाम के तहत अब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर 5 बड़े फैसले किए जा चुके हैं, जो कि वफाकी कबीना के इजलास में नहीं हुए बल्कि वफाकी कबीना के मेम्बरान ने दफातर में बैठ के किए और उनको स्टेटस हासिल हो गया है कि ये इन मामलात की मंजूरी वफाकी कबीना ने दी है। इसके अंदर हम बात करें तो जो बड़े फैसले किए गए हैं, मेडिकल कोर के मेजर जनरल थे जनरल सुहेल अजीज़, उन्होंने 1 अगस्त 2019 को रिटायर होना है। उनके कॉन्ट्रैक्ट में वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की गई थी 1 साल की तोसी की जाए, तो इसको इस समरी की सर्कुलेशन के जरिए उनकी तोसी की जा चुकी है 1 साल के लिए। उसके बाद कराची पोर्ट ट्रस्ट में कमांडर पाकिस्तान नेवी आसिफ खालिद को उनके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में शामिल करना था, उन्हें शामिल करने की मंजूरी दी गई है। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं नदीम बाबर, वो पोर्ट कासिम अथॉरिटी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, अब वो अमूर मुमलिकत में मसरूफ़ हैं, खिदमात सर इंजाम नहीं दे सकते थे, उनकी जगह महमूद मौलवी को उसके अंदर इंडक्ट कर दिया गया है, इसकी मंजूरी दे दी गई है। उसके साथ नया पाकिस्तान हाउसिंग जॉइंट वेंचर पॉलिसी को मजीद बेहतर बनाने के लिए कुछ तजावीज़ थी, जो कि वफाकी कबीना के इजलास के बजाय कबीना के मेम्बरान की दफातर को समरी अरसाल करके मंजूरी हासिल कर ली गई। कोई डिबेट नहीं हुई, क्या इसमें बेहतरी लाई जानी चाहिए थी, कौन सी बेहतरी नहीं, या कौन सी नेगेटिव पॉइंट से रिमूव किए जाए, डिस्कशन उस पर नहीं हो सकी। और इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी कायम होनी है, सेनेट में बिल पेंडिंग है, नहीं हो सकता। वफाकी कबीना के मेम्बरान से ऑर्डिनेंस जारी करवाने के लिए मंजूरी हासिल कर ली गई है और आइंदा चंद घंटों के दौरान सदर मुमलिकत से उसका बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा। ये एक बड़ी गैर मामूली एक मूव हुई है, जिसके तहत माजी के अंदर हम ये देखते थे, अब रिसेंटली जो चेयरमैन पीटीवी अरशद खान को दोबारा लगाया गया, उनकी समरी भी वफाकी कबीना के इजलास में पेश नहीं की गई थी, समरी को सर्कुलेट करके अप्रूवल हासिल की गई। तो ये प्रैक्टिस ठीक है भट्टी साहब, ये जो ड्रामा रचाया जाता है कि जी कैबिनेट का इजलास होगा, हर वीक पे होगा और बाकायदगी से होगा, तो फिर ऐसे कैबिनेट के इजलास का क्या फ़ायदा जहां पर मंजूरियां किसी चीज़ की नहीं होंगी, बल्कि मेंबरान को वक्तन फ़वक्तन समरियां भेजी जाएंगी और वहां से मंजूरियां कराई जाएंगी। इससे तो बेहतर नून लीग का दौर था कि चाहे कैबिनेट का इजलास हम महीनों के बाद देखते थे, मगर एटलीस्ट मंजूरियाँ कैबिनेट के इजलास से होती थी। देखिए, इजलास के अंदर मामला यकीनी तौर पर हर सूरत जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको डिबेट का मौका मिलता है। 71(b) के तहत आप समरी सर्कुलेट करके अप्रूवल जरूर हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो आप गैर मामूली हालात के अंदर, फॉर एग्जांपल माजी के अंदर टाइम कम है, इजलास नहीं हो पा रहा, तो मुख्तलिफ वजारतें उस समरी को सिर्फ इसलिए मूव करती थी कि अगले ही दिन एक हुकूमत ने फैसला करना है, वफाकी कबीना की मंजूरी लाजिम है, तो आपने एमरजेंसी सूरत हाल के अंदर उसको इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते थे। लेकिन अब जैसे IMF का मुआहदा है, उसको भी वफाकी कबीना के इजलास में पेश नहीं किया जाएगा, आने वाले दिनों में उसको सर्कुलेट करके उसकी तौसीक करवाई जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे मामला जो कि बराह रास्त अवामी मफादात के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी एमरजेंसी के हालात के अंदर जो फैसले करते थे उससे मुंसलिक करके अपने काम करवा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि इस काम के लिए मेंबरान को सिर्फ 24 घंटे दिए जाते हैं कि आप अपनी तहरीरी तौर के ऊपर अपनी आरा कबीना डिवीजन को अरसाल करें। बसूरत दीगर अगर आपने राय नहीं भी दी तो आपकी राय को
वो आपकी समरी को अप्रूवल स्टैंड कंसीडर किया जाएगा। तो ये बड़ी गैर मामूली सी बात है कि 24 घंटों के अंदर आपको राय नहीं दे सकता तो आपने उस समरी को मंजूर तस्लीम कर लेना है। ये किस तरह से बेहतर हो सकता है, सिस्टम जारी है, किस तरह से बेहतर हो सकता है सिस्टम भी। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आपने हमें बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी। पाकिस्तान की बेहतर करना हम सब के अपने अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सबको अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। जो सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ इन चीज़ों के लिए होना चाहिए जिससे आपके मुल्क में बेहतरी आ सके, आपके मुल्क में टूरिज्म को फ़रोग़ मिल सके, लोग बाहर के मुल्क से आपके मुल्क में आना चाहें, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं आपके मुल्क में आना चाहेंगे। तो इसलिए अपने मुल्क के इमेज को बेहतर करें। हाँ, मगर उन बुरे हाथों को रोकना भी हमारी रियासत की जिम्मेदारी है, हमारे IT के लोगों की जिम्मेदारी है, या वो ख़ास इदारा जो हुकूमत की तरफ से इस काम के लिए मौक़िफ़ किया जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस चीज़ को सारा को हैंडल करे और तमाम चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश करे। जब हम हाथों की बात करते हैं तो बहुत सारे हाथ हमारे आज स्टूडियो में भी मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, यंग टैलेंट है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें लेकर आ रही है। अभी आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होंगी। बड़ी मेहनत तलब ये काम है और बड़ा कंसंट्रेट करके आपको ये काम करना पड़ता है। ये यंगस्टर्स जो हैं ये हमारे मुस्तकबिल को, हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए हैं, पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए, और इस टैलेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सामने आता रहे। और ख़ासतौर पर जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो यंगस्टर्स जिस तरह से प्रमोट कर सकते हैं एक पॉजिटिव इमेज अपने मुल्क का, वो शायद ही कोई दूसरा उस तरह से उसको पोर्ट्रे कर सकता हो। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास ये यंग टैलेंट मौजूद है, ये क्या बना रहा है, क्यों बना रहा है और इस चीज़ को बनाने का मकसद क्या है, ये भी आपके साथ बड़ी डिटेल में शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। के मारे इतने के मैं और सुलगूं, तेरी अंजुमन में आके और भड़कूं। तृष्णगी बढ़ती जा रही है, होश ना खबर ना कोई है ठिकाना, बेखबर को क्या खबर कहाँ है जाना। बेखुदी बढ़ती जा रही है, दहलीज़े खुदा पे रोज जलता रहूं, हवाएं चल रही है मैं मचलता रहूं। रोशनी मुझ में जले, साया तेरा बने, उनके मारे इतने के मैं और सुलगूं, तेरी अंजुमन में आके और भड़कूं। जला दे बुझा दे किसी खानका पे, चाहे तो सजा दे, बना दे बका दे, चाहतों में अपनी मुझको जगा दे। इसी आरज़ू में रोज जलता रहूं, हवाएं चल रही है
मैं मचलता रहूं, रोशनी मुझ में जले, साया तेरा बने, के मारे तिनके मैं और सुलगूं, तेरी अंजुमन में आके और बढ़ गूं। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अभी मैं इंट्रोडक्शन तो कराती हूँ। मोहे अली हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मोहे अली, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ आपके साथी हैं मूसा, थैंक यू सो मच, आप भी हमारे साथ आए। अभी मोहे अली जब गाना गा रहे थे तो मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी जैसे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और लॉन्ग ड्राइव पे मैं अकेली निकली हुई हूँ। तो इस किस्म की माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इतनी खूबसूरत आवाज़ थी कि दिल चाह रहा था लॉन्ग ड्राइव पे मैं निकल जाऊँ और रात का अंधेरा और मैं सिर्फ अकेली हूँ। इतना सॉफ्ट म्यूज़िक की, क्या सभी आपके म्यूज़िक से रिलेटेड इतनी ही सॉफ्ट हैं? क्या आप अकेलेपन में सुन सकते हैं उसको, इंजॉय कर सकते हैं उसका? हाँ बिल्कुल, कुछ जॉनरा इस तरह का है, थोड़ा डार्क और फंक। वो एक फीलिंग मुझे आ रही थी आपकी आवाज़ से, मुझे वो फीलिंग आ रही थी मोहे अली की। तो मतलब इंस्पिरेशन थी इस चीज़ के हवाले से या आपका शौक था ये? इनसाइड सेल्फ कह लें। अच्छा, मतलब ज़ाती ज़िंदगी का कुछ तजुर्बा तो नहीं हो गया आपके साथ मोहे अली? इस तरह का कुछ कह सकते हैं। चले, वंडरफुल वंडरफुल। और भी आप चूँकि हमारे साथ मौजूद है तो मोहे अली से हम बहुत सारी बातें भी करते रहेंगे, और मोहे अली इस साइड पे क्यों आए, क्या वजह बनी, और इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम मोहे अली से हासिल करने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन कुछ हासिल करेंगे, कोशिश करेंगे इन 3 यंगस्टर से, इन टैलेंट से जो हमारे सेट पर इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे सबा तनवीर से। ये पेंटर है। सबा मैं कब से देख रही थी, जब हमारा शो स्टार्ट हुआ तभी से आप कुछ ना कुछ पेंट कर रही थी। मतलब पेंटिंग से क्या होता है? वक्त गुजारने के लिए करती हैं, एनर्जी मिलती है, क्यों करती हैं, किस लिए करती हैं? पेंटिंग तो मेरा शौक था पहले, उसके बाद ये पैशन में कन्वर्ट हो गया और अब इससे एक एनर्जी मिलती है। ये आपका पेंट है? जी, मेरा ज़बरदस्त किस्म का। बाकी कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, जब आप रंगों में डालती हैं इसको, सबा अपनी किसी आइडिया को आप रंग में लेकर आती हैं तो क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रही होती हैं, और बाकी वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं उस चीज़ को फिल्म में? जो लग रहा है बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म का पेंट किया हुआ है आपने। ये एक्चुअली जो आपकी थॉट्स होती हैं आप उसी को ही पेंटिंग के थ्रू प्रेजेंट करते हो। अच्छा, किसी के जहन को पढ़ने के लिए उसकी पेंटिंग अगर देख ली जाए तो आइडिया हो जाता है आपको? जी बिल्कुल, कि वो किस तरह का इंसान है, क्या पसंद करता है, उसके क्या शौक़ हैं। तो अच्छा, एक पेंटिंग बनाती है तो उसको कितना टाइम आपका लगता है, या जहन में कितने अरसे तक आप उस चीज़ सोचती हैं कि मैं इसको इस तरह से पेंट करूँगी, इन कलर्स के साथ पेंट करूँगी, फिर वो उस तरह से उभर के सामने आएगी जैसा आप चाह रही हैं? एक आर्टिस्ट पेंट तब करता है जब वो किसी सिचुएशन से या किसी मूड से गुजरता है, तो उसके बाद वो सोचता है कि मुझे इस थॉट को प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह मूड के अकॉर्डिंग हमेशा से ही पेंटिंग्स आपकी इतनी, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी थी वैसे, आपकी हमेशा से अच्छी रह गई या फिर आपको कॉलेज लाइफ में जाकर शौक हुआ कि नहीं भी मुझे कुछ पेंट करना चाहिए? नहीं, स्टार्ट से ही मुझे शौक था लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होता गया। कितना वक्त हो गया है सबा? एक्चुअली मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद अब मैं इसको प्रोफेशनली कंटिन्यू कर रही हूँ। कभी थकती नहीं है पेंट करते हुए? नहीं, मुझे नहीं पता चलता, चक्कर नहीं खाता, कभी आंखों में दर्द नहीं होता, कभी कलर्स मिक्स नहीं हो जाते कि यार मैंने ये कौन सा कलर लगा दिया यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो मुझे दिन और रात का बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि किस टाइम। ज़बरदस्त। ओके, और हमारे साथ चूँकि सबा के साथ तो हमने बात कर ली, मगर यहाँ पर 2 और यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मट्टी से खेल रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? हम लीफ वर्क कर रहे हैं। अच्छा, मैं पहले इंट्रोड्यूस करा दूँगी। हमारे साथ साथियाँ हैं, ये स्कल्पचर हैं, और इनके साथ ये वकार मौजूद हैं, ये भी स्कल्पचर हैं, और ये काम कर रहे हैं। क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये मैम बना रही है कि एक मदर है और वो अपने बच्चों को कैसे स्ट्रगल करके ना वो लेकर जा रही है। खूबसूरत आइडिया है, और लगता था कि इसके ऊपर आप इसको पेंट कर लेंगे, कुछ कर देंगे, ये बन जाएगा, कोई चीज़ ऐसी निकल आएगी। जी बिल्कुल। अच्छा, क्यों बनाते हैं? वैसे एक बात है, रंगों से हम खेल लेते हैं, पेंटिंग्स कर लेते हैं, ड्राइंग्स कर लेते हैं, इससे खेलना कैसा अच्छा लगता है? इस पे अपने आइडियाज़ को फोकस करके प्रेजेंट करना कैसा लगता है? मैम जो है ना, ये
जिस तरह से पेंटिंग हम लोग करते हैं ना, उसी तरह से हम लोग इसको भी मैनेज करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो है ना, ये स्कल्पचर जो है हम खुद भी स्कल्पचर ही हैं अल्लाह के, मतलब आदम अलैहिस्सलाम से जब चलता सिलसिला, तो वो जब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने जो है ना उनको गूंथ के उनकी सारा बनाया था, और उसके बाद फिर हम लोग भी उसी तरह से उसको कंटिन्यू आगे करते हैं। कभी ऐसा होता है आप दोनों को लगता है कभी डीफोकस हो रहा है, या ये चीज़ मुझे यहाँ लगानी चाहिए थी, ऐसी हो गई, कुछ ऐसा जहन में आता नहीं, वो है? जब हम लोग बना रहे होते हैं ना, तो फिर आइडियाज़ आते जाते हैं कि यार इसको यहाँ मैनेज कर लो। पहले हमने पूरा बनाया होता मैप, लेकिन जब दोबारा करते हैं तो फिर उसमें अच्छा, कभी ऐसा हुआ हल्का फुल्का कुछ गलत हो गया और फिर सारा रिमूव कर देते हो? नहीं, मैं उसी को रिन्यू करवाता हूं वहीं से। अच्छा, अब ये जो चीज़ है आपके सामने पड़ी हुई, अब इससे कुछ डिफरेंट बनाना चाहें तो आप इसको रिमूव करके इसी के ऊपर बना देंगे? जी मैम, इसी के ऊपर। तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। कभी थकावट नहीं होती इसको करते हुए? नहीं मैम। कभी घर वाले डांटते हैं क्या मट्टी से खेल रहे हो? हाँ, घर वाले डांटते हैं ना। सारी माओ का ये मसला होता है कि मट्टी से खेल रहे हो, हाथ गंदे कर रहे हो। बिल्कुल। तो फिर लड़ना कैसा लगता है उनसे? लड़ना तो नहीं होता, उन्हें समझाते हैं कि ये हमारी फील्ड है और हम अपनी फील्ड से रिलेटेड काम वो कहते नहीं है बेटा, नहीं डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, प्रोफेसर बन जाते, ये मिट्टी के घरौंदे क्या बनाते फिरते हो तुम लोग? ये तो सुनने को बहुत कुछ मिलता है ना। इसके अलावा क्या क्या मिलता है कॉलेज में? मुझे ये भी कहते हैं क्या स्टूडेंट्स कर रहे हमारी हैं? बेटी मजदूर बन गई है, ये क्या अच्छा। इतनी हैवी चीजें उठाकर ला रही हो, ये क्या है, ये ब्ला है। अच्छा, बहुत अजीब से। आपको तो ज्यादा मुश्किल सवालात का सामना होगा, बेटा है हमारा, क्या मट्टी की तरफ लग गया है, मजदूरों वाला काम इसने शुरू कर दिया, कुछ इतना पढ़ाया है तुम्हें, कुछ करने के लिए पढ़ाया था, ये तुम कर रहे हो। कभी ऐसा हुआ? ऐसा होता है, लेकिन ये कि माँ बाप ने ना दोनों ने सपोर्ट काफ़ी किया है, मामा ने भी पापा ने भी। उन्होंने कहा करो आप जो करना है आप करो। अच्छा जी। तो यानी कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी को बेस्ट तरीके से गुजारने के लिए ये वो चीज़ है जिसको आप लेके चल सकते हैं, अपना पैशन शो कर सकते हैं? जी। अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ कि नहीं यार बस ठीक है, इट्स ओके, बहुत टाइम हो गया, इसको मैंने बना लिया, अब मुझे ज़िंदगी में कुछ और करना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैम ये हमारी लाइफ ही है, मतलब ये समझ ले कि लाइफ है हमारी, हमने अच्छा, सबसे मुश्किल ऐसा कौन सा स्कल्पचर था जो आपको बनाते हुए लगा कि यार नहीं बस ये बस हो गई है यहाँ पे? मुश्किल तो कोई नहीं। कभी ऐसा हुआ कि कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में लगता है कि यार आपको एक स्पेशल असाइनमेंट दी जाती है कि आपको ये करना है, तो उसमें कभी मुश्किल हुई कि ये कैसे होगा, इसको किस तरह से बनाया? नहीं, फिलहाल तो अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा, सबसे मुश्किल अपनी लाइफ का सबसे मुश्किल कौन सी ऐसी चीज़ थी जो बनाते हुए वाकई आपको लगा? वो आर्मी का एक काम किया था मैंने, उधर जाके बनाया था हमने वजीरिस्तान में। ठीक है, क्या बनाया था? वहाँ पे पोर्ट्रेट बनाया था हमने, इस्लाम इकबाल, कायदे आज़म और फातिमा जना के पोर्ट्रेट। उसके लिए फिर जो है ना काफ़ी मुश्किल हुई थी वहाँ पे। मतलब मुश्किलात क्या थी? यहाँ से एक तो मटेरियल लेके जाना वहाँ पे, और दूसरा ये कि वहाँ गर्मी में, इतनी गर्मी में हम लोग काम कर रहे थे वहाँ। अच्छा, ये होता है कि गर्मी में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है या इसका स्टे करना मुश्किल होता है, कोई ऐसे प्रॉब्लम? ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है जल्दी मौसम के हवाले से ना, तो ड्राई हो जाती है फौरी। अच्छा, और कितनी देर में आपने बनाई वो चीज़ें जो आप बनाने के लिए? वो हमने तकरीबन 2-3 दिन लग गए थे। अच्छा, तो वो कितने थे साइज में, उनके साइजेस क्या थे जिसमें आपने बनाया और आपको 2 से 3 दिन लग गए उसके अंदर? मैं वो था 8 फीट का था वो। ओह ज़बरदस्त। 3 थे 8 फीट के थे, तो मतलब दिन रात एक कर दिया आपने बनाते हुए उसको? रात के टाइम भी काम किया, दिन को भी किया। अच्छा, सही, ज़बरदस्त। तो कभी ऐसा होता है कि फेस थोड़ा डिफरेंट हो जाता हो किसी चीज़ से, या जहन में या कुछ सामने पहले आप स्केचेस बना के रख लेते हैं, उसके बाद उसकी तरह से उसको पोर्ट्रेट कर पहले स्केचिंग होती है, उसके बाद फिर देन हम इस पे काम करते हैं। अच्छा, अभी ये जो आप बना रहे हैं इसमें आप एक मदर को दिखा रहे हैं स्ट्रगल करते हुए, ठीक है, तो मुझे ये थोड़ा सा प्रेजेंट करें, ये आपने क्या चीज़, एक बग्गी सी बनाई? जी मैम, ये बग्गी और लाइफ उसको शो करवाई हुई है कि एक मदर है और वो अपने बच्चों को ना अपनी पूरी लाइफ में ना किस तरह स्ट्रगल करके ना वो लेके जा रही है, उसे कितनी उसको मुश्किलें आती हैं, क्या होता है, वो सारा इसके अंदर हम दिखा रहे हैं। ये मुश्किल सारी आप दिखाएंगे। तो ये मतलब कब तक स्टे कर जाता है जितना आप बनाते हैं, फिर इसका स्टे करने का कितना टाइम? मैम ये फिर ये इसको ड्राई करते हैं ना, इसको बेक करते हैं। ओके, ये बेक होता है और फिर ये निकल आता है। अच्छा, बेक भी आप इसको करते हैं, तो फिर ये अपनी जगह पे स्टे कर जाता है। तो आप इसे कब तक रख सकते हैं अपने पास? लाइफ टाइम होता है ये। ज़बरदस्त भाई, ये हमारा यंग टैलेंट है, ये हमारा वो यंग टैलेंट है जो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के इमेज को प्रमोट करेगा, पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करेगा, और जो लोग पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारी नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव बातें फैलाते हैं, उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा है, ये वाला हमारा टैलेंट जो पाकिस्तान में भरपूर तरीके से मौजूद है, और इंटरनेशनली भी हम लोग बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं बहुत सारी चीज़ें।
ज़बरदस्त ट्रैक जो है अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में हम सुना दीजिए। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी मेरे सर्राने। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी मेरे सर्राने। एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वापस ना आया बेवफा परिंदा, बेवफा परिंदा। पुर 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 परिंदे, पुर 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 उड़ परिंदे। उड़ने का ख्वाब जिसका चीलों के जैसा, बुलबुल के बच्चे का है दिल चूटी जैसा। उड़ने का ख्वाब जिसका बुलबुल के बच्चे का है दिल चूटी जैसा। एक दिन अकेला बैठा हुआ था, खाता था रोटी, पीता था पानी। मैंने बुलाया पी ले तू आके, पानी का कितना दौड़ा चला आया बेवफा परिंदा, बेवफा परिंदा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मोहेली ये बताएंगे बेवफा परिंदा फीमेल वर्जन तो नहीं था कहीं? जेंडर नहीं है। मुझे लग रहा है मोहेली वहाँ से, मतलब कहते हैं एक मूवी भी आपको याद होगा, एक आई थी मूवी कि उसमें कहते हैं कि अगर कामयाब सिंगर बनना है, कुछ बनना है, लोगों को अपने शहर में जकड़ना है तो दिल टूटा हुआ होना चाहिए, सीरियसनेस होनी चाहिए। बाकी कैसा होता है? सीरियसनेस होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल टूटा हुआ हो तो आपका पूरा जज्बा लग जाता है आपकी मौसीकी के अंदर। हाँ, वो दिल टूटने के बाद इंसान सीरियस हो जाता है, सीरियस हो जाता है ना काफ़ी। लेकिन कई लोग हैं वो दिल टूटने के बाद भी जो है वो दिल जोड़ लेते हैं और फिर वो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी ये है कि आपका दिल टूटना होना चाहिए, आपके अंदर एक लगन भी होनी चाहिए, एक शौक़ होना चाहिए, और अपने उस शौक़ की तकमील के लिए लगन है। लगन ही वो एक ग़ज़ा होती है जो आपको एनर्जी देती रहती है और आप जुड़े रहते हैं किसी ना किसी काम से। अच्छा मोहेली, आप बात कर रहे थे फाइनेंशली भी ये चीज़ें होती हैं, तो जो नए यंगस्टर्स जो हैं या नए सिंगर्स आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए क्या होता है? क्या कोई स्पॉन्सर्स उन्हें मिलने चाहिए होते हैं या फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए? कितना महंगा होता है ये काम? जब आपने एक गाना बनाया, फिर उसको रिलीज़ किया, फिर एक वीडियो बनती है, फिर वो ऑन एयर जाती है, तो ये कितना एक्सपेंसिव होता है ये सब? अब तो ज़्यादा इधर प्लेटफॉर्म्स नहीं है रिलीजिंग के लिए। ठीक है, कंपनीज हैं, ठीक है, सोशल मीडिया और फेसबुक पे। अब फेसबुक या सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए, उसको यूटिलाइज आप कर सकते हैं। अच्छा, आपकी एक एल्बम भी आई थी कुछ अर्सा कबल, उसका क्या रिस्पांस रहा था सुनने वालों का? अच्छा, एल्बम में अभी पूरे गाने लॉन्च नहीं किए थे। ठीक है, अभी उसमें से 2 गाने लॉन्च किए हैं, एक अनरिलीज है अभी भी। ठीक है, सो एल्बम 6 गानों का अभी उसका जो फर्स्ट वाला रिस्पॉन्स है वो ये है कि सोशल मीडिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो इसका सिस्टम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सिस्टम नहीं है, सो उसके लिए अब हमारे पास आखिरी हल बचता है सोशल मीडिया। ओके। सो वो जो सोशल मीडिया है वहीं पे जो हाइप क्रिएट होती है आर्टिस्ट की वहीं पर क्रिएट होती है। डन। तो अच्छा, कितना टाइम लगता है एक एल्बम को बनाते हुए, फिर उसके ऊपर प्रॉपर काम हो रहा होता है? कितना टाइम लगता है गाना सोचते हुए, उसको लिरिक्स में लिखते हुए, उन अल्फाजों का चुनाव करते हुए, पेपर पे उतारते हुए, कितना वक्त लगता है? बहुत टाइम लग जाता है, जैसी चीज़ जैसा गाना वैसा टाइम। क्वालिटी के लिए। अच्छा, मेरे अंदर तो फिर बड़ा टैलेंट है, मैं तो रात को बैठ के एक पोएम लिख लेती हूँ
लेती हूँ मैं तो कोई भी शेर बना लेती हूँ और लिख लेती हूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके माइंड में एक पूरा आइडिया होना चाहिए, क्रिएटिव आइडिया, एक वो चीज़ जो आप सोच रहे हैं आपको विजुअली नज़र आ रही होती है कि मैंने इसको इस तरह से करना है। अच्छा, कई मैंने सुना है साल, कई सिंगर्स हमने देखे कई साल लग जाते हैं कि एल्बम को बना के प्रॉपर बना के रिलीज़ करते हुए, इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है? हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। उसके अलावा ये है कि जब आप इतने गाने आ चुके हैं उन सब के दरमियान एक गाना लेकर आना, फिर उसको हिट स्टैंडर्ड पे लेकर जाना, अच्छा, उसके लिए एक अच्छी मेहनत दरकार है, क्योंकि खान साहब लोग पहले बहुत गा चुके हैं। हाँ, ये बात तो इस टाइम के ऊपर ये एक डिफ़िकल्ट टाइम है, लेकिन सबसे इस टाइम तो जो जल्दी करे वो जो तो आपकी इंस्पिरेशन कौन था? हमारे जो इतने लेजेंड्स गुजरे हैं, इतनी खूबसूरत आवाज़ें गुजरी हैं, आज तक जिंदा है हमारे दिलों में, तो सबसे ज़्यादा मुतासिर किससे थे और सोचा था कि नहीं भाई कुछ इस तरह का कर जाए? उस्ताद अमानत अली खान साहब। वाह, ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है असद कराची से, उनसे बात कर लेते हैं। जी मेरे भाई असद, बात कीजिए। सबसे पहले तो जी सबको सलाम, और आपका जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे आप नए टैलेंट को जो सामने लेके आ रहे हैं। मैं सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो पेंटिंग्स और ये जो क्ले का काम कर रहे हैं, मिट्टी के साथ जो काम हो रहा है जी, कि प्रॉपर जो एजुकेशन है वो कहाँ से, कौन सा बेहतर इंस्टीट्यूशन हैं यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के जहाँ पे हम जाके ये सीख सकते हैं? ओके, ठीक है, इसके अलावा कोई बात करना चाहेंगे आप? बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद, आपने हमें कॉल की। आपके सवाल का जवाब तो हम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेहनत भी साथ साथ हो रही है तो बातें भी साथ साथ होनी चाहिए। अच्छा, अभी जिस तरह से मेरे एक भाई ने कॉल की है, कहाँ से आप ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिल सकती है? अगर आपने स्कल्पचर बनाने हैं तो उससे रिलेटेड कौन से इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर जो ज़्यादा फोकस करते हैं इन चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं? ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, यानी कि आप ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पर जा सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, एक जहन में सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोग, जिस तरह मेरे अभी भाई ने कॉल की, बहुत सारे लोग हैं जो इसकी तालीम हासिल करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसका शौक़ रखते हैं, लेकिन ये कितना महंगा काम होता है, ये लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी होता है, कितना महंगा काम है, कितना मुश्किल काम है, और लोगों को लग रहा होता है कि शायद हम मिट्टी से खेल रहे हैं, ये मिट्टी की चीज़ें हम बना लेते हैं, मगर इसको लाना, इसको मैनेज करना, ये कितना मुश्किल और महंगा होता है। एक्चुअली बहुत होता है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक ये फील्ड बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ। इसमें सपोर्ट चाहिए आपको अपने वालिदैन के सबसे पहले, और जब तक वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप ये काम इस फील्ड में नहीं आ सकते। अच्छा, मतलब घर से जो बेचारे स्टूडेंट्स हल्के होते हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं है? उनके लिए अलहमरा है, लाहौर में अलहमरा है, वहाँ पे करवाते हैं। हाँ, सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे ना वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अगर हम ये लाते हैं ये मिट्टी वगैरह, इसको मैनेज हम किस तरह से करते हैं, क्योंकि इतनी फाइन तो हमें कहीं से नहीं मिलती, तो ये कितनी महंगी होती है? मैम, ये मुख्तलिफ प्राइसेस में होती हैं, ये मतलब एक कलर, सबसे लोएस्ट प्राइस क्या होती है? ये 5500 की इस तरह से है। अच्छा, लेकिन ये बनाना भी तो यकीनी तौर पे बड़ा है, रोल करके गूंदना और फिर इसको गूंदते हैं पहले मैम, गूंद के फिर इसमें से जो पत्थर वगैरह होते हैं वो निकलते हैं, फिर पानी के अंदर रख देते हैं, फिर पानी के बाद इसको निकालते हैं दोबारा। पानी ये यानी कि अभी आप मैंने देख रही थी कि आप ये शावर करने के साथ इसको शावर कर रहे हैं, तो ये इसको ड्राइनेस को खत्म भी कर रहे हैं और इसको नीट कर रहे हैं साथ साथ। ज़बरदस्त, आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। हमारे साथ चूँकि यहाँ पे सबा भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सबा, अभी मेरे एक भाई ने कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि जल्दी से ये पेंटिंग आपकी मुकम्मल हो और हम उसको देख भी सकें, फाइनल उसकी क्या है। तो अच्छा सबा, ये मुझे बताएं कि आप, जैसा से मैंने अभी वकार से भी बात की, सादिया से बात की, कि कितना महंगा काम है। रंगों के साथ खेलना हमें शायद आसान लगता हो, शायद हमने वही पेंसिल वाले रंग इस्तेमाल किए होते हैं, मगर ये जो है ये रंग कितने मुश्किल होते हैं और कितने महंगे होते हैं, उनको मैनेज किस तरह से हम करते हैं? एक्चुअली क्वालिटी भी मैटर करती है कि आप किस तरह की क्वालिटी यूज़ करते हो। तो वैसे अगर मैं लेती हूँ तो मेरे को 10,000 तक। ओह माय गॉड, और वो ट्यूब्स में होते हैं ना, ये कलर आपके ट्यूब्स में होते हैं, इसमें मुख्तलिफ क्वालिटीज़ आ जाती हैं। यस। तो ये कब तक चलते हैं? अगर कोई शौक़ रखता है इस चीज़ का या इस चीज़ की एजुकेशन हासिल करना चाहता है, तो बेस्ट जगह कौन सी है जहाँ पर स्टूडेंट्स जा सकते हैं और अपने शौक़ की तकमील कर सकते हैं? बेस्ट जगह पंजाब यूनिवर्सिटी और एनसी है। ठीक है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव नहीं है स्टार्ट में। ये जो आप प्रोफेशनली जब स्टार्ट करते हो तो उसके बाद आपको एक्सपेंसिव
मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि वो फिर आपको क्वालिटी बेस देनी होती है, ठीक है। तो स्टार्ट आप कर सकते हो, मेरा तो इतना नहीं एक्सपेंसिव। ठीक है, यानी कि हमारे ये चैलेंज यहाँ पे मौजूद है और काम भी साथ साथ इनका हो रहा है। ये काम तो आएंगे जब फाइनल स्टेजेस की तरफ से जाएगा, मगर इसके साथ साथ चूँकि मुझे अभी सवेरे ही एक छोटी ब्रेक पर जाना है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो डेफिनेटली जिस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, इसी तरह से हमारी कोशिश होती है उन चीज़ों को भी आपके साथ शेयर करें, उन मसाइल के भी हल आपके साथ हम शेयर करें जो यकीनी तौर पे एक्सपेंसिव होते हैं, शायद आपकी रेंज से बाहर होते हैं, या शायद आपके पास इतना कैपेसिटी नहीं होती अंदर, या आपके पास वो रेंज में नहीं आते, मगर हम कोशिश करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से आपके उन मसाइल का हल निकालें। तो एक बड़ा जेन्युइन रीज़न है, एक बड़ा जेन्युइन मसला है जो आजकल के अवाम में हमें हर एक दूसरे शख्स में नज़र आता है। उसकी मुख्तलिफ अक़साम हो सकती हैं मगर मसला वहीं का वहीं होता है। वो मसला क्या है, हमारे साथ कौन यहाँ पर सेट पर हमारे मुअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद होंगे और आपके मसाइल हम किस तरह से उनके पूछेंगे और उनका हल जानने की कोशिश करेंगे। तो आप जल्दी से फ़ोन उठाइए, कॉल मिलाइए, हम आ रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो मुख्तलिफ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। जिस तरह से हमारी कोशिश होती है कि सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमारे देखने वाले, हमारे प्यार करने वाले जिन मसाइल का शिकार हैं, जिन बीमारियों का शिकार हैं, उनका हल किस तरह से मुमकिन हो सकता है और कौन सी ऐसी गलतियां हम अपनी रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ही ज़िंदगी में करते हैं जिसकी वजह से हमें उन मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब हम बात करते हैं स्पाइनल इश्यूज़ की तो ये होते क्यों हैं, इनसे बचने का तरीका क्या है, और ये पाकिस्तान में एक बहुत बढ़ता हुआ मसला है जो हम देखते हैं हर दूसरे शख्स में हमें किसी न किसी सूरत में ये मसला आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। चूँकि हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद है, बग़ैर किसी इंतज़ार के मैं उनका भी बता दूँ आपको, 2 दहाइयों तक वो अमेरिका में मौजूद रहे हैं। इससे ज़्यादा पेचीदा तरीन केसेस हैं जिन्होंने हल किए हैं। बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं जिनका हमें पता होता है, मगर कुछ ही ख़ास लोग होते हैं जो उनमें मुनफरिद होते हैं। उनका काम उन्हें मुनफरिद बनाता है, उनकी पहचान उन्हें मुनफरिद कर देती है। और अब जिस खास मेहमान से हमें आपको मिलवाने जा रहे हैं, 2 दहाइयों तक अमेरिका में खिदमत सर अंजाम देने के बाद वो चंद साल पहले पाकिस्तान लौटे और पाकिस्तानियों की अब खिदमत कर रहे हैं। इस मुल्क का नाम रोशन करने के बाद इस मुल्क के मौजूद जो शहरी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगर डॉक्टर साहब का मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी, पहले भी हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान में तशरीफ़ ला चुके हैं और आपकी रहनुमाई कर चुके हैं। ये लाहौर के जनरल हॉस्पिटल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में बतौर अपनी खिदमत भी सरबराह की खिदमत अपनी सर अंजाम दे रहे हैं और इनसे तो आपके बहुत सारे मसाइल का हल जानेंगे, मगर इसके साथ तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर फ़ारूक साहब। डॉक्टर फ़ारूक साहब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम जो इशू डिस्कस करने जा रहे हैं, ख़ुद भी उससे लड़े हैं और उससे लड़ने के बाद वो मामलात, वो चीज़ें, वो होती क्यों हैं, वो डॉक्टर फ़ारूक साहब से हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये जो स्पाइनल इश्यूज़ की हम बात करते हैं, ये होते क्यों हैं और कितनी अक़साम के होते हैं, हमें जिनकी समझ नहीं आती। बिल्कुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस अगेन जी। दिस इज़, ये मैंने जब आपका लास्ट भी प्रोग्राम किया तो हमने ये डिसाइड किया कि हम पहले तो न्यूरो सर्जरी के बारे में हमने डिस्कस किया, ब्रेन, लेकिन इस पे वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोस्ट ऑन स्पाइन। स्पाइन जो पाकिस्तान में जिसने हराम मग्स जिसको कहते हैं, इसकी सो पीपल, जो लोगों को मालूम नहीं इस बात का कि दिस इज़ दी सेकेंड मोस्ट कॉमन कंप्लेंट जो स्पाइनल इश्यूज़ हैं। कॉमन कोल्ड, जिस तरह आपको छींकें आती हैं, बुखार होता है, उसके बाद स्पाइन, बैक पेन, नेक पेन, ये सेकंड मोस्ट कॉमन इशू है यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया, वर्ल्ड ओवर। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो हमें पाकिस्तान में भी मिलते हैं, अमेरिका में भी मिलता है, जहाँ पे हम पिछले ऑलमोस्ट 21 साल में वहाँ पे काम भी किया, प्रैक्टिस भी किया, वो डिजेनरेटिव है, एज रिलेटेड। आर्थराइटिस है, जिस तरह आपको नीज़ का होता है, आपको जॉइंट्स का होता है, हिप्स का, उसी तरह स्पाइन का भी आर्थराइटिस होता है। और इसकी आस्ता आस्ता जब हम एज करते हैं, इसमें कई चीज़ें हैं जो इसको एग्जैसरबेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। उनमें एक्सेसिव वेट, इनएक्टिविटी, और स्मोकर्स में भी बहुत कॉमन है, जो कि मैं बहुत डिस्करेज करता हूँ कि उनमें ज़्यादा ये इसकी कॉमन
इंसिडेंट्स आता है। सेकेंडली आता है आपका अदर देन दी डिजेनरेटिव इज ट्रॉमा। सो ट्रॉमा जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी स्पाइनल जो इश्यूज आते हैं उसको भी हम अब इस वक्त पाकिस्तान में वी आर डीलिंग विद ऑलमोस्ट आई वुड से 99% जो मैं अमेरिका में प्रैक्टिस करता था आज से 1.5 साल पहले तक, वी आर एबल टू डू एग्जैक्टली द सेम जो वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते थे। लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा पिछले 1 साल में। वी हैव ब्रॉट ऑल द इक्विपमेंट फ्रॉम अमेरिका जो कि अब हम यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर रहे हैं। सो आई एम हेडिंग द न्यूरोसर्जरी यूनिट एट लाहौर जनरल हॉस्पिटल जहाँ पे हम एक्यूट ट्रामा को बहुत मैनेज करते हैं वेरी अर्जेंट बेसिस पे। बट जो ज़्यादा कॉमन चीज़ है और जो थर्ड कॉमन आपने जो उसकी टाइप्स पूछी हैं उसमें है कैंसर। जिस तरह ये शौकत खानम हॉस्पिटल तो हमारे पास पेशेंट्स बहुत ट्रांसफ़र होते हैं डिफरेंट जगह से जिनमें हराम मग़ज़ के कैंसर हैं, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन ये बहुत एज़ कम्पेयर टू ट्रामा एंड आर्थराइटिस ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो अगर आप ऑर्डर में लें तो 1 2 3 इज़ आर्थराइटिस, सेकेंड इज़ ट्रामा एंड नंबर 3 इज़ जो कैंसर के रिलेटेड होते हैं। और इन्फेक्शंस भी इसमें हो सकती हैं जिनको हम डील करते हैं लेकिन रिलेटिवली कम होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आपने चीज़ें बताई हैं इसमें हम देखते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि कॉमन नहीं है हराम मग़ज़ का जो कैंसर होता है, इसकी वजह क्या बनती है? मतलब को बहुत साइलेंट तरीके से ये अटैक करता है आपके ऊपर या हमें पहले से इसके कुछ रीजंस मिलना शुरू हो जाते हैं? इसमें आपको कॉमनली जो स्पाइनल कैंसर है वो इतना कॉमन नहीं है, बाकी कैंसर जो हैं वो ज़्यादा कॉमन है। लेकिन जब ये प्रेजेंट करता है तो मोस्ट कॉमनली पेशेंट को नेक पेन होती है, बैक पेन होती है, कमर की दर्द होती है स्लोली। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जब आपका एग्री किया प्रोग्राम करने तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पे पाकिस्तान में हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक विद माई प्रेजेंस इन दिस कंट्री जो मैं सबसे ज़्यादा जिसको करता हूँ वो ये है कि सर्जरी इज़ नॉट दी ऑप्शन। ठीक है, सर्जरी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह मैं हर जगह कहता हूँ कि हम ट्रेनिंग में जब हम थे तो हमारे बड़ा हमें इनिशियल स्टेजेस पे हमारे US में उन्होंने एक किया हुआ होता है कि द बेस्ट सर्जन्स नो व्हेन नॉट टू डू सर्जरी। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज सर्जन एंड तो जिस तरह आप रूल आउट करते हैं इसी तरह जो ट्रॉमा आता है आपके पास उसको भी आप किस तरह उसको डिफ़र करते हैं कि उसको क्या हम नॉन सर्जिकली मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। जहाँ तक कैंसर का ताल्लुक है, कैंसर स्पाइनल कॉर्ड का भी 3 डिफरेंट टाइप्स का है। या तो विद इन द स्पाइनल कॉर्ड है जो हराम मग़ज़ के अंदर से आ रहा है, ठीक है, जो कि इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, और उसके बाद या बाहर की कंप्रेशन की वजह से जो पुश कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को और उसकी वजह से, तो वो इसकी इफेक्ट इसमें कोई ख़ास पॉजिटिव एजेंट नहीं है। बट ये है कि अगर हो जाए तो फिर आपको ये देखना पड़ता है कि अगर पेशेंट को ज़्यादा फॉल्स हो रही हैं, गिर रहे हैं पेशेंट, यूरिन के, बाउल के, स्टूल के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसी तरह सेक्सुअल डिसफंक्शन के अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मर्दों में, तो ये सारी चीज़ें इसी तरह प्रेजेंट कर सकती हैं आपको। कई पेशेंट्स में हम देखते हैं उनको 5-10 साल पहले ट्रॉमा हुआ होता है, आस्ता आस्ता दे गेट टू अ पॉइंट कि तब जाके स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन होती है और फिर वो सिम्टोमेटिक होते हैं, उनके सिम्टम्स तब आते हैं। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब ये इस तरह से होता है जो चीज़ें आपने बताई हैं, डेफिनेटली एक आम शख्स को इन चीज़ों का नहीं पता होता, या जब ये अटैक कर रही होती है या आपकी बीमारी बढ़ रही होती है हमें उस चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता, तो इनको हम नेचुरल साइड पे रख सकते हैं कि ये कुदरती तौर पे हो जाता है या कुदरती तौर पर होने वाले जो इश्यूज़ हैं स्पाइन के वो डिफरेंट होते हैं? जी, कुदरती टाइप वाले भी हैं जिनको आप डिजेनरेटिव कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा कॉमन वो है जी, और उसके बाद ट्रॉमा है। लेकिन जो इसमें जो देखने वाली बात है कि जब अगर, और ये हर 2 में से एक पेशेंट को होगा, आपको भी होगा, मुझे भी होगा, डॉक्टर साहब को तो हो चुका है, हम इस पर डिस्कस भी करेंगे। बट ऐसे ऐसे जब हम एज करते हैं 50 के बाद, या कई बार हम यंगर पेशेंट्स पे देखते हैं, मतलब मैंने ऐसे भी लोगों की मैंने सर्जरी की है फ्रॉम आर्थराइटिस जो कि अभी टीनेजर्स होते हैं। अच्छा। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है जब आप 14-15 साल के हो, तो एज के साथ साथ वो बढ़ता जाता है, और फिर आपकी एक्टिविटी कैसी है, आपका वेट ज़्यादा नहीं है, तो ये सारी चीज़ों से आपको डिस्करेज करना चाहिए आपको। ठीक है, ये चीज़ें हैं जिनसे अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब सबसे पहले जो हमारे कॉलर थे, मेरे भाई ने कॉल की थी, उन्होंने बताया था कि वो सर्विसेज हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे ऑपरेट कर दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्यूमर है उन्हें
वो तकलीफ़ है उसका बताएं उन्हें कि क्या किया जा सकता है। चलिए जी, आपने काफ़ी सारे कॉलर्स इकट्ठे ले लिए, तो लेट्स गो इन दी ऑर्डर। ठीक है। पहली चीज़ तो जिनको कैंसर, जो पहला जिनको ट्यूमर हुआ है उसका देखें जी, मरीज़ को एग्जामिन किए बगैर, मरीज़ से बात किए बगैर मेरे ख्याल में कि टीवी पे वैसे यू कैन गिव अ जनरल आइडिया, बट विदाउट ये तो मैं अपनी ट्रेनीज़ को भी सबको इसी तरह मैं ट्रेन करता हूँ कि भाई जब तक पेशेंट को आप खुद एग्जामिन ना करो, आप ना उसकी इमेजिंग देखना। तो इनका पेशेंट की इमेजिंग और पैथोलॉजी रिपोर्ट कि जी जब उन्होंने सर्जरी की उस पर उसकी स्टेजिंग क्या थी और किस टाइप का कैंसर था जो स्पाइन का हुआ। कुछ कैंसर होते हैं जिनको अगर आप पूरा निकाल लें, जो कि मेरी नज़र में आइडियल सर्जरी वो होती है जिसमें आप पूरा ट्यूमर जो है रसौली उसको आप निकालें, और अगर थोड़ा बहुत बीच में रह जाए, लेकिन कई बार ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनको आप पूरा नहीं निकाल सकते, जिसमें तो अगर वैसा ट्यूमर हो उसकी पैथोलॉजी के ऊपर बेस्ड ऑन दैट फिर उसको रेडिएशन और कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। उसमें फिर किसी कैंसर सेंटर में जिस तरह बाहर हमारे पास स्टोन कैटरिंग होता था अमेरिका में, यहाँ पे शौकत खानम है, तो आई थिंक दे डू अ वेरी गुड जॉब। बाकी इन मॉल है जो पब्लिक सेक्टर में है, इसी तरह कराची में है, ऑल ओवर द कंट्री स्प्रेड आउट। तो देन दे हैव टू बी पार्ट ऑफ अ ऑन्कोलॉजी टीम। ऑन्कोलॉजी क्या है? दैट्स अ कैंसर डॉक्टर। यहाँ पे मसला ये है कि जो पेशेंट जब सर्जरी हो जाती है, और ये मैं अपने पेशेंट्स में भी देख रहा हूँ कि सर्जरी करने के बाद दे आर लॉस्ट टू फॉलो अप। तो इसलिए एक तो ये कि दे हैव टू फॉलो अप विद, उनको बाहर हीमोंक कहते हैं, हीमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ करके, एंड देन दी ऑन्कोलॉजिस्ट टेक्स ओवर। फिर वो डिसाइड करते हैं कि भाई इनको आपने कीमोथेरेपी देनी है या रेडिएशन देनी है या कुछ नहीं देना, और फिर उनके सीरियल इमेजिंग MRI होते रहना चाहिए ताकि देखने के लिए कि वो रिकरेंस नहीं हुई। लेकिन इसके साथ मैं एक और भी बात कहूँगा, मैंने तो इनका लेकिन ओवर द ईयर्स 2006-07 के बाद से जब से मैं प्रैक्टिस में हूँ, हमने अपने आप को ऐसे अमेरिका में, US में मॉडिफाई किया है कि इवन जो रसौलीज़ हैं स्पाइन की, अब उसको भी हम मिनिमली इन्वेसिव तरीके से निकालते हैं। अच्छा। मिनिमल इन्वेसिव का, और जो बाकी आपके हैं उनका भी सवाल का जवाब देते हैं अभी। मिनिमल इन्वेसिव इज़ एनी सर्जरी जो कि छोटे से छोटे इंसिजन में किया जाए। अब अगर एक एज 25 सेंटीमीटर इज़ 1 इंच, अगर हम उसके आधे 13-14 मिलीमीटर के इंसिजन से मेजॉरिटी सर्जरी अब कर लेते हैं, उनको 3-4 घंटे में घर भेज देते हैं। ठीक है। इसी तरह जो रसौली भी हैं, जो ट्यूमर्स भी हैं, उनको भी मैं पिछले कोई ऑलमोस्ट 1 डेकेड से ट्यूब्स के जो जिस तरह अमेरिका में एक लेज़र स्पाइन इंस्टीट्यूट है, हम वही सारा इस वक्त पाकिस्तान में लाहौर में इस वक्त हम कर रहे हैं, वो सब कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है वो ट्यूब के थ्रू होती है, थ्रू दी माइक्रो एंडोस्कोपिकली हम उसको करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट की डिस्ट्रक्शन कोई नहीं होती, उसकी बोनी, उसको चलने में प्रॉब्लम, फ़ौरन 3-4 घंटे बाद हम उनको घर भेजने के काबिल कर सकते हैं, चला देते हैं। इसी तरह जो रसौली हैं उनको भी डिपेंडिंग के वो किस पार्ट ऑफ द स्पाइन कॉर्ड में, उनको भी हम मिनिमल इन्वेसिव कर सकते हैं। इसलिए मेरी जो अवेयरनेस जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए वो ये है कि देखें जी, मीडिया के ऊपर आप गूगल पे जाके यू कैन फाइंड सो गूगल डॉक्टर इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। इसी तरह डॉक्टरों के बारे में आप वर्ड ऑफ माउथ से पता करना बेस्ट होता है। जिस तरह अमेरिका में भी ये है कि अगर आप मीडिया पे उस पर जाते हो गूगल पे एंड यू फाइंड आउट अबाउट अ डॉक्टर, उसकी रिव्यूज़ वगैरह तो ठीक है, वो रिव्यूज़ कई बार फैब्रिकेटेड भी होते हैं। मैं पाकिस्तान में तो बहुत देख रहा हूँ, यही होता है। और जो ऐसे डॉक्टर्स की भी चल रहे हैं जो कि बिल्कुल ही, जिनका मेरे ख्याल में कि शायद ही उनका कोई नाम हो, लेकिन उनकी वेबसाइट में बी द बेस्ट, बट सो इसलिए डजंट मीन कि दैट मे बी द बेस्ट डॉक्टर। सो यू हैव टू फाइंड, एक तो उसकी ट्रेनिंग चेक करें डॉक्टर की, कहाँ से कैसी ट्रेनिंग है उसकी, उसके बाद उनकी बाकी पेशेंट्स क्या कहते हैं उसके बारे में। आप मरीज़, जिस तरह आपने मुझे पहले कहा कि हम ले, तो आप हमारे पेशेंट्स आपके पास यहाँ पे बैठे हुए होंगे, उनका जो वर्ड ऑफ माउथ है दैट कैरीज द मोस्ट वेट। उनको पता, पूरी दुनिया में वो आपका रिजल्ट जो है, तो आपके रिजल्ट जो हैं दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, चूँकि माजरत के साथ आप जब कोई बेहतरीन शख्स स्टूडियो में मौजूद होता है, कोई बेहतरीन शख्सियत मौजूद होती है, तो डेफिनेटली कॉलर्स भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। अभी मेरे और भी बहुत सारे कॉलर्स हैं जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, तो मैं 1 बाय 1 कोशिश करूँगी कि सबके जो मसाइल हैं उनका हल डॉक्टर साहब से पूछा जाए। फिर डॉक्टर फारूक साहब चूँकि खुद इस चीज़ से टकरा चुके हैं और हिम्मत करके बताएंगे वो सारी चीज़ें कि क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से फेस करने पड़ते हैं। इस वक्त मेरे साथ सबसे पहले कॉलर मौजूद है नासिर, उनसे बात करते हैं। जी नासिर, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, मेरी बेटी है तकरीबन 11 साल की। ठीक है। तो उनको बुखार चढ़ा था जब 3 माह की थी तकरीबन। तो वो डॉक्टर, हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया है, तो वो कहते हैं कि इसकी रीढ़ की हड्डी में ना प्रॉब्लम है। ठीक है। जो करंट आता है रीढ़ की हड्डी में, बच्चे को पता चले आप।
तो वो ना होने के बराबर है। ठीक है। तो मैं अचानक प्रोग्राम देख रहा था ये डॉक्टर साहब का, तो मैंने कहा कि मैं इनसे अगर मेहरबानी कर सकते हैं, कोई टाइम हमें दे सकते हैं तो आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, अभी फौरी तौर पे जो हो सकता है वो भी हम बात करेंगे और डॉक्टर साहब के हवाले से भी आपको अपडेट कर देंगे। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। मेरे एक और भाई हैं रफ़ाकत, उन्होंने भी कॉल की है, उनसे बात करते हैं। जी रफ़ाकत, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी है 18 साल की है, लेकिन हमें स्पेशल स्टूडेंट है, स्पेशल बच्ची है। इसका डायग्नोज हमें हुआ था इसका 14 साल की उम्र में, और वो हमने डॉक्टरों को भी दिखाया तो उन्होंने यही कहा है कि इसका ऑपरेट होगा, लेकिन क्योंकि इसके सर का भी मसला है, इसकी आंखों का भी मसला है, आंखों का कर्निया का है, और सर भी थोड़ा सा जो टाइमिंग एक है समाइश उसमें छोटा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, शुक्रिया रफ़ाकत। डॉक्टर साहब मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। एक और कॉलर है अहमद हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अहमद, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी लाहौर से बात कर रहा हूँ, मैं 54 ईयर्स का हूँ जी। मुझे जब मैं 8-9 साल का था तो मुझे पेन शुरू हुई थी एड़ी से, और फिर कभी घुटने में आ जाती थी, कभी कमर में आ जाती थी। तो मैंने बहुत सा इलाज करवाया, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने ऐसा मेरा ट्रीटमेंट किया कि मेरा पॉस्चर जो है वो मेरी जो स्पाइन है वो माइल्ड हो चुकी है। ठीक है, उसमें यू शेप आ गई है। ओके। तो ये एक तो डॉक्टर साहब को मैं उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि अमेरिका से पाकिस्तान यहाँ पे आए, सब कुछ इतनी फैसिलिटीज़ को छोड़ के इनकी अज़मत को सलाम है दी। ऐसे डॉक्टर्स फरिश्ता होते हैं पाकिस्तान के लिए, अल्लाह इनको खुश रखे। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे इस प्रॉब्लम की वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ, और मेरी नेक में जो भी वो भी स्टिफनेस एक आ गई है। ठीक है मेरे भाई, आप परेशान ना हो, डॉक्टर साहब से अभी इसका हल भी पूछ लेते हैं फौरी तौर पे जो किया जा सकता है। हमारे एक और कॉलर हसन भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी हसन, बात कीजिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी एक्चुअली मुझे पूछना था कि लास्ट टाइम अमेरिका में ही जो है ना चेकअप करवाया था वाइफ का, वो वहाँ पे थी, तो तब उनकी ना स्पाइन में हल्का सा कुछ इतनी डिग्री का चेंज था कि उन्होंने कहा सर्जरी रिक्वायर नहीं है, लेकिन ना स्पाइन टेढ़ी है थोड़ी सी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर वो लास्ट जब यहाँ पे आके गिर गई तो हाथों के ऊपर उनका वजन पड़ा। अब जो राइट हैंड है वो नमनेस है, तब उस टाइम जब गिरी थी तो नेक पे पेन हुई थी, लेकिन अब नहीं, मतलब ना स्पाइन पेन है ना नेक पेन है, लेकिन वो हाथ में पूरी नमनेस है और टिंगलिंग फीलिंग। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच हसन, आपने कॉल की। अभी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब इतने सारे कॉलर्स हैं, मैंने सवाल सबके नोट कर लिए हैं। अच्छा 1 बाय 1 शुरू कर लेते हैं। एक और कॉलर थे डॉक्टर साहब हमारे साथ, काशिफ, उन्होंने बताया था कि उनके लोअर बैक में इशू है कोई, वो उसमें उन्हें तकलीफ़ का मसला है चलते हुए भी, और सारी सूरत हाल ऐसी है, तो उसमें फ़ौरी तौर पे क्या हो सकता है, या आप क्या समझते हैं कि लोअर बैक का जो दर्द होता है इसकी वजह क्या बनती है? सो मोस्ट कॉमन डिपेंडिंग ऑन द एज, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इज़ आर्थराइटिस, एज रिलेटेड, या डिस्क हर्निएशन हो सकती है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन जब आप कई सिम्टम्स हैं कि जो आपने देखने हैं मरीज़ों की अवेयरनेस के लिए, वो ये है कि देखें स्पाइन जो है हराम मगज़ वो आपकी दिमाग के नीचे से स्टार्ट होती है, एंड मैं असल में हूँ एक न्यूरोसर्जन का काम है ब्रेन एंड स्पाइन को डील करना, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो स्पाइन में एक्सपर्टीज़ करते हैं, कुछ लोग होते हैं ब्रेन में करते हैं ज़्यादा, लेकिन हम हर चीज़ को करते हैं, और जो भी पेशेंट प्रेजेंट करता है उसको पहली में हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि सर्जरी के बगैर उसको ठीक करें। इस पेशेंट का जो आपने काशिफ साहब का पूछा है, मोस्ट लाइकली इनको हम सर्जरी के बगैर ठीक कर सकेंगे, लेकिन उनके आगे नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि पहले इनको एग्जामिन करें, उसके बाद इनकी इमेजिंग, MRI इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। तो जो पेशेंट्स जो प्रेजेंट करते हैं मेजॉरिटी को बैक पेन होती है, बहुत सारों को नेक पेन होती है। सो जो स्पाइन जो स्टार्ट हुई है दिमाग के नीचे से, बेस ऑफ द ब्रेन से, वो पहले सी स्पाइन, सर्विकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबार स्पाइन, ये सारी ये पार्ट्स हैं स्पाइन के जो कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें सारा दिस इज़ द कनेक्शन बिटवीन दी ब्रेन एंड दी लोअर स्पाइन, लेकिन कहीं पे भी इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो वो जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन होती है, किसी को बैक पेन होती है तो इट्स लोअर पार्ट जो लंबार स्पाइन है उसकी वजह से होता है, जिस तरह फारूक साहब से भी आप पूछेंगी। इसी तरह हमारे कई पेशेंट्स हैं जिनको नेक का प्रॉब्लम होता है। अब नेक का प्रॉब्लम में उनको कई बार नेक पेन नहीं होती,
उनको नमनेस होती है, हाथ सुन्न हो जाते हैं, हाथों से चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं। अगर ऐसा कभी हो कि भी लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है और चाय पीते हैं तो मतलब कोई भी चीज़ को हाथ करते हैं तो उठाया नहीं जाता, कपकपाहट सी कप वो भी आती है। तो उसमें दैट में एक तो दिमाग की वजह से भी आ सकती है, लेकिन सर्विकल स्पाइन की वजह। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन होता है कि एज रिलेटेड जो जब तक हमारे पास आते हैं, और ये यंगर पेशेंट्स में भी होता है, वो इम्बैलेंस होता है, वो उनसे चला नहीं जाता, फॉल्स हो रही हैं, चलते चलते गिर जाते हैं और कोई रीज़न नहीं है। तो दैट इज़ द मोस्ट कंसर्निंग पार्ट, क्योंकि जो सी स्पाइन आपकी है, सर्विकल स्पाइन और थोरैसिक स्पाइन, ये लंबार स्पाइन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह है कि अगर आपको सर्विकल स्पाइन में प्रॉब्लम आता है तो आपका जो डैमेज है वो हाथों और पाँव दोनों में होने के चांसेस हैं। अच्छा। तो इसलिए सबसे पहले उसकी इमेजिंग होनी चाहिए, जो कि MRI है। MRI के बाद आप उसकी जनरल डॉक्टर्स के पास भी जाएं, न्यूरो फिजिशियन के पास जाएं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, जिस तरह। सो हमारे पास आप नंबर्स भी इनसे शेयर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास तो अब इतना बैकलॉग हो चुका है साल के अंदर, जैसे कि बड़ा सिग्निफिकेंट वेटिंग टाइम है। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, जब कोई अच्छा डॉक्टर अवेलेबल होता है तो हर पेशेंट की कोशिश होती है कि वहीं पर रुजू किया जाए। अभी आपने गर्दन की बात की थी डॉक्टर साहब, तो एक हमारे कॉलर थे, उन्होंने बताया था कि गर्दन में उनके दर्द है और फिर झटके से वो महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन वो फिर कोई ऐसे औकात आते हैं जिसमें वो तकलीफ उनकी रुक जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो उनको मसल स्पैज़म्स मोस्ट लाइकली हो रहे हैं, जो झटके लगते हैं उसको स्पैज़म्स कहते हैं। तो वो स्पैज़म्स जो हैं वो इस वजह से भी हो सकते हैं कि भी वहाँ स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन है सर्विकल स्पाइन में, बट वो झटके ये भी हो सकते हैं कि मे बी उनको दिमाग का भी कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से एपिलेप्सी या सीजर्स वगैरह हो रहे हैं। लेकिन मैं बार बार इसी बात पे स्ट्रेस करता हूँ कि बेस्ट सर्जरी इज़ नो सर्जरी, सर्जरी के बगैर जो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो, यू वांट टू फाइंड द बेस्ट पर्सन, एंड हु इज़ द बेस्ट पर्सन। अगेन ट्रेनिंग तो आपने देखनी है, लेकिन आपने ये भी देखना है कि ओपन सर्जरी और मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी में, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, वो डिफरेंस ये है कि ओपन सर्जरी के बाद पेशेंट के रिजल्ट्स वो नहीं होते। अभी भी पाकिस्तान में बहुत सर्जन्स भी कन्विंस्ड हैं, पेशेंट्स भी बहुत कन्विंस्ड है कि जी ओपन सर्जरी कर दो, हर चीज़ नज़र आती है। हमारी नज़र में पिछले 2007 से ऑलमोस्ट 12 साल से अब मैं ओपन सर्जरी को डिस्करेज करता हूँ। उसकी वजह है कि रिजल्ट्स इतने सुपीरियर हैं मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के, लेज़र स्पाइन सर्जरी के, या एंडोस्कोपिक सर्जरी जिसको हम कहते हैं माइक्रो एंडोस्कोपिकली, कि पेशेंट की उसमें मसल को काटते नहीं है, छोटे इंसिजन के थ्रू करते हैं और पेशेंट चल के 3-4 घंटे में उसको चला के घर से भेज देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, और भी बहुत सारे हमारे ऐसे कॉलर थे जिनके बड़े सवालात मैंने इस वक्त नोट कर लिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इनके मौजूदगी का फ़ायदा भी उठाएंगे। मगर इससे साथ साथ जब हम बात करेंगे स्पाइन के हवाले से, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी डेली रूटीन कितना मैटर करती है। अगर आपके हड्डी के रीढ़ की हड्डी के मसाइल आ रहे हैं या आपकी कमर में दर्द का इशू आ रहा है, तो इसके क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। मगर इसके साथ साथ डॉक्टर फारूक साहब चूँकि मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं, शायद एक अच्छा डॉक्टर मौजूद नहीं होता हमारे पास, तो हम उन तक रसाई नहीं हासिल कर पाते या उन सवालों के जवाब नहीं ले पाते। तो आप कनेक्ट रहिए हमारे साथ, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके मज़ीद भी आपके साथ हम बात करते रहेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान में चूँकि आपके मसाइल का हल जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं और आपकी कॉल्स भी लेते रहेंगे, उनका जवाब भी लेते रहेंगे डॉक्टर साहब से। मगर चूँकि डॉक्टर फारूक साहब भी मौजूद है, डॉक्टर साहब लोगों के लिए ये बड़ी एक रेयर सी चीज़ होती है कि कोई कहते हैं कि डॉक्टर कभी खुद बीमार नहीं होता। एक जनरल सी एक मिथ होती है हर एक के जहन में कि डॉक्टर खुद कैसे बीमार हो सकता है। तो आप खुद इस चीज़ से फ़ाइट करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये आपको कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्या इब्तदाई तौर पे जो फ्रंट की स्टार्ट की स्टेजेस होते हैं उन पे पता नहीं चलता, या आपकी अगर सर्जरी हुई है तो उसका दर्द है नहीं है? लोगों के जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एक डॉक्टर को लेकर। मेरा जी ये कोई 10 साल पुराना बीमारी है जो मुझे साल में 1 या 2 अटैक्स होते थे। लो बैक एक शुरू हो गई, बाहर जाना तो बाहर जाके इंजेक्शन लगवा लेना, और इंजेक्शन का फ़ायदा हार्डली अ मंथ और 2 रहता है, उसके बाद डाई डाउन कर देता है, ख़त्म हो जाता है। फिर फॉर द लास्ट 3 years मैं रेगुलरली जिम जाना शुरू कर दिया और आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई मसल की, शायद उस वजह से जो सपोर्ट है लो बैक की मिलेगी। फिर इन दिस मार्च, लास्ट मार्च, अबाउट 4 months बैक, आई हैड वेरी स्वेयर बैक एक, लो बैक एक। वो दैट पेन वॉज गोइंग इन माई राइट लेग
और आई केप्ट मूविंग, केप्ट गोइंग टू ऑफिस, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा थी और मेरी एट्रोफी शुरू हो गई राइट टांग की। ठीक ठीक। कमज़ोर होना शुरू हो गई। वो जब मैंने नोट किया, देन आई गॉट वरीड कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद डॉक्टर साहब से मैंने अपॉइंटमेंट ली लास्ट फ्राइडे की। ठीक है, और लास्ट फ्राइडे की आप बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, लास्ट फ्राइडे इनके पास गया तो इन्होंने MRI देखा मेरा। जब इन्होंने एग्जामिन किया तो ड्यू टू द वीकनेस इन माई लेग मुझे फुट ड्रॉप हो रहा था। फुट ड्रॉप होता है कि हमारी जो फ्रंट ऑफ द है फुट, उसमें सेंसेशंस नहीं रहती और वी कांट मूव आवर फुट। आप उस चीज़ को फील ही नहीं कर पा रहे हम नहीं फील, लमनेस होती है और हम मूव करते हैं जब तो लिम्प करके मूव कर रहे होते हैं। इन्होंने जब वो बताया तो फिर इन्होंने अपनी सर्जरी के बारे में बताया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी स्पाइन की सर्जरी पाकिस्तान से करवाऊँगा। एक खौफ सा आता है, खौफ था, बिल्कुल बहुत खौफ था। लेकिन जब इन्होंने प्रोसीजर बताया कि वो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करेंगे और मैं चल के वापस घर जाऊंगा सेम डे, मैं उसी वक्त तैयार हो गया। माई फैमिली वॉज नॉट रेडी टू गेट माई सर्जरी डन। कहीं ना कहीं उनके जहन में अलार्म बज रहा होता है कि शायद ये सही ना हो। और मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ सैटरडे मॉर्निंग नेक्स्ट डे, रात को उस वक्त 7 बजे हुए थे, कि आप सुबह मुझे 8-9 बजे का टाइम दे दें, मेरी सर्जरी कर दें। तो वो इन्होंने रीस्केड्यूल किया अपने पेशेंट्स को और मुझे टाइम दे दिया। सो नाइस ऑफ हिम। और सुबह 9 बजे मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई है। इट वेंट फॉर 3 आवर्स। और उसके बाद जब मैं होश में आया हूँ तो ही केम टू द रिकवरी रूम और आगे मुझे कहते हैं कि उठो और चलो। आई मीन इट वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी कि आज सुबह 3 घंटे की सर्जरी के बाद मुझे कहा जा रहा है कि उठो चलो। और मैं उठ के वहाँ पे आई स्टार्टेड वॉकिंग ईजीली। देयर वाज नो पेन। जो मुझे 3 महीने से शदीद पेन थी, देयर वाज नो साइन ऑफ दैट पेन। और मुझे डर था कि अभी पेन वापस आ जाएगी। फिर उन्होंने मुझे रीअश्योर कराया वो पेन अब वापस नहीं आएगी। और आई वाज होम द सेम डे एट 7 o'clock in the evening I was home। डॉक्टर साहब डेफिनेटली बड़ी हैरत वाली बात मुझे लग रही है। लास्ट फ्राइडे आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और आपकी 3 घंटे की सर्जरी होती है और माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक, आप सेहतयाब हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मतलब इसका दर्द नहीं है कोई भी? लोगों के जहन में होता है कुछ ना कुछ होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी, शायद हम बैठ ना सकें, शायद कई महीनों तक हम उठ ना सकें, चल ना सकें। बीइंग अ डॉक्टर, मुझे जब ये मैंने प्रोसीजर इनसे पूरा पूछा और इन्होंने मुझे पूरा बताया तो मुझे उस पर यकीन सा हो गया था कि ये तो पेनलेस किस्म की काम है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस का भी, जो फिर बाद में इंटरनेट पे पढ़ा कि 95-96 पेशेंट्स में देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन। ओके। और वो जो 3-4 होते हैं उनमें मे बी देयर इज़ सम कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू सम अदर थिंग जो उसमें होती है, लेकिन इस सर्जरी इज़ वेरी सेफ़। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि इतनी हम जो अपने टाइम गुजारते हैं, अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, पेन बर्दाश्त करते हैं, तो वाई नॉट गोइंग दिस सर्जरी जो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है। सेम डे हम घर भी चले जाएंगे, देयर इज़ नो पेन। और हम उससे पहले कि फुट ड्रॉप हो, हमें ज़्यादा पेन हो, उस कॉम्प्लिकेशन से पहले वी शुड गेट इट डन। के डॉक्टर साहब ये बड़ी ज़बरदस्त आपने चीज़ बताई है। आप आराम से घर भी जा सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होती, आप उठ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। तो वो हमारे देखने वाले जो डॉक्टर साहब से रुजू करना चाह रहे थे, इनसे टाइम लेना चाह रहे थे, अभी आप हमारी स्क्रीन पर भी देखेंगे डॉक्टर साहब के नंबर भी चल रहे होंगे, एड्रेस भी चल रहा होगा और इसके साथ साथ ईमेल ID भी चल रहा होगा। जो मेरी बहनें, मेरे भाई मिलना चाहते हैं, डॉक्टर साहब के पास आना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपने इस इशू को रिजॉल्व कराना चाहते हैं, तो खुदारा राब्ता कीजिए इन नंबर्स के ऊपर, इस ईमेल ID के ऊपर, जिस तरह से भी आपको आसानी हो। बल्कि वो एड्रेस भी चल रहा है, अगर आप इस तरह से कांटेक्ट ना कर सकें तो वो एड्रेस भी चल रहा है, आप उस पर रुजू कीजिए। और यकीनी तौर पे डॉक्टर साहब के पास, जिस तरह से डॉक्टर फ़ारूक ने बताया, डेफिनेटली उसके बाद कोई चारा आपके पास बाकी नहीं रहता कि आप इस दर्द को बर्दाश्त करें। तो डॉक्टर साहब से रुजू करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमारी स्क्रीन पर शेयर हो रही है। जिस तरह से डॉक्टर फ़ारूक ने अपना शेयर किया कि स्किन को किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, और उन्होंने फिर इसका हल किस तरह से निकाला। इसी तरह से हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया मिसेस ज़फ़र ने भी। ये ख़ुद इस चीज़ का शिकार रही हैं और मिसेस ज़फ़र से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनको ये मसला किस तरह से हुआ, कैसे पता चला और कितने अरसे से ये मसला चल रहा था। मिसेस ज़फ़र, जिस तरह से हम बात करें, आपको कितना लंबा अरसा हो गया था इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए? क्या आपने भी सर्जरी कराई है? इस केस की बताएं हमें, कि अपनी हिस्ट्री बताएं, कैसे हुआ ये? बिल्कुल, ये मेरे दूसरा बेटा मेरे हुआ है, तब से ये तकलीफ़ मुझे शुरू हुई है। हाँ जी, उसके बोन पे ये शुरू हुई है। तो 2 माह के बाद मुझे पता चल गया था मेरी कमर में क्या है। उसके बाद मैंने डॉक्टर नसीर साहब,
उनको मैंने चेकअप करवाया, उनका तकरीबन मैंने 9 साल इलाज किया। ठीक। उन्होंने कहा कि कोई सर्जरी नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद डैमेज हो गया दिमाग भी, निचला हिस्सा, निचला पोर्शन भी आपका ओके डैमेज हो गया। जब ये डैमेज हुआ तब मुझे उनके पास लेके गए हैं, तो उन्होंने जाते ही मेरा तीसरे दिन ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने कहा तीसरी डिस्क इनकी ना वो स्लिप है। ठीक है। तो वो ऑपरेशन जब उन्होंने किया, ऑपरेशन कर दिया, कामयाब हो गया नहीं हुआ इसका पता नहीं मुझे चला, क्योंकि उन्होंने साथ ही मेडिसिन मुझे दे दी। ठीक। जो कि मैं मेडिसिन तकरीबन 10 साल खाती रही हूँ। तकरीबन 10 साल मैंने वो मेडिसिन खाई हैं। उनके खाने के बाद फिर वही दर्द, वही तकलीफ़, वही दर्द शदीद। मैं फिर गई हूँ, उनके पास गई हूँ, तब वो रिटायरमेंट ले चुके थे, रिवाज गार्डन अपनी माँ क्लिनिक पे थे। वो बेटा जिसकी पैदाइश पे ये हुआ था ना, वही मुझे लेके गया माशाल्लाह। हाँ जी, तो वही मुझे लेके गया। उसने कहा कि डॉक्टर साहब अम्मी की तो हालत अब पहले से भी ख़राब है। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, यार आपकी अम्मी आपको नज़र आती है तो ठीक है। मतलब ये एक डॉक्टर का जवाब है। हाँ जी, किसी पेशेंट से रिलेटेड। हाँ जी, मैं घर आ गई हूँ। घर आके फिर बेटे ने डॉक्टरों के पीछे भागता फिरा, कोई तो डॉक्टर मिलेगा ना। फिर किसी ने बताया कि आप डॉक्टर आमिर अजीज़ के पास लेके जाएं। अच्छा, आप मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाती रही हैं? जाती रही हूँ। डॉक्टर मैं बैठी नहीं हूँ। फिर मैं डॉक्टर आमिर अजीज़ के पास मैंने उनका 1 साल इलाज किया, उनसे करवाया। 1 ईयर्स के बाद मेरे तकरीबन निकल गए कोई 5-6 ईयर्स निकले हैं। आपको मतलब सालों लग गए, मुख्तलिफ आपने डॉक्टर्स बदले, तो लेकिन वो कोई कंप्लीट बता ही नहीं सके कि क्या वजह है, क्या नहीं है। फाइनल इलाज में सफर कैसे हुआ? मैं सऊदी अरेबिया में थी बेटे के पास जी। मैं ज़्यादा वहीं पे होती हूँ, मैं बेटे के पास थी। तो वहाँ इनका वो चल रहा था डॉक्टर आसिफ साहब का। हाँ जी, चल रहा था। तो मैंने बेटे टांग में बड़ी तकलीफ थी। अच्छा। कमर की तो मैं वो क्या कहते हैं आदी हो जाता है ना इंसान, वो इंसान एक तकलीफ इतनी मिलती है। हाँ जी, वो आदी हो जाता है। तो वो टांग जो थी ना, ये मुझे प्रॉब्लम बड़ी पड़ रही थी। तो मैंने कहा, कहता अम्मी आए मैं आपको, वो कहते हैं चेक आपकी अम्मी को इधर करवा दें, तो जो भी वो करना चाहते हैं कर लें, आप चेक तो करवाएं। मैंने कहा नहीं, अब तो मैंने इनसे चेक नहीं करवाना, अब मैंने जाना है पाकिस्तान। और ये जो डॉक्टर आया ना, इसके पास मैंने ऐसे मैंने कहा इस डॉक्टर के पास मैंने जाना है। तब वो इनके पास, वो इंडिया से वो लड़की आई हुई थी इलाज के लिए जी। मैंने कहा इनके पास मैंने जाना है। बेटा कहने लगा अम्मी अभी आप ठहरे। मैंने कहा नहीं, मेरी आप सीट बुक करवाओ, मैंने जाना है पाकिस्तान, मैंने वापस जाना है, मैंने इनको दिखाना है। अब मैं इलाज इनका करवाऊँगी, बच जाऊँ, कुछ भी हो जाए, बस अब मैंने इनके पास जाए। अब ये मैंने मेडिसिन डॉक्टर शहजाद की मैं मेडिसिन, मतलब मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास होने के बाद आप यहाँ पर आई, फिर डॉक्टर आसिफ के पास जब आप आई तो क्या सही इनसे माशाल्लाह टाइम मिला। टाइम लेने के बाद मैं थोड़ा सा टाइम मैंने मज़ीद ज़्यादा लिया इनसे। अच्छा। क्योंकि इन्होंने दिया था कि ये जो आप मेडिसिन खा रहे हैं ना, इनको ज़ाइल करना है आपके जिस्म से, पहले ये उनका जो असर निकालना है। हाँ जी, ये ज़ाइल करना, ये जब तक ये नहीं होगा तब मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ने मुझे 2 हफ्ते दिए, 2 वीक आपने मुझे दिए। हाँ जी, तो ये इनकी भी सर्जरी हुई। हाँ जी, दोनों पेशेंट्स परफेक्ट एग्जाम्पल। हाँ जी, वो मैं फिर आई, इनके सर्जरी इन्होंने टाइम दे दिया कि सुबह 6:30 बजे आप ना हॉस्पिटल पहुंच जाए। ठीक है। सुबह 6:30 बजे मैं हॉस्पिटल में, थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम कुछ ना हार्ट का भी था, तो वो टेस्ट वगैरह होते रहे। फिर 1:30 बजे के बाद जिस तरह से ये बता रही हैं मिसेस जफर, इतने सालों से 30 साल मुझे लगे, 13 ईयर्स। तो डॉक्टर साहब इनका असल इशू था क्या जो किसी डॉक्टर से ना हल हो सका, और फिर फाइनली अब माशाल्लाह से बिल्कुल सेहतयाब होकर हमारे सामने बैठे? देखिए जी, पहली चीज़ तो ये कि मैंने इन्होंने हमारे डॉक्टर्स का नाम लिया, मैं सबका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े ये सारे दे आर वेरी गुड डॉक्टर जिनका इन्होंने नाम लिया। लेकिन देखिए जो पेशेंट का जो एंड रिज़ल्ट है वो दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। जो देखें, जो मेरी फैमिली मेम्बर को कोई हमें जो जिस तरह यूएस में हम करते हैं प्रैक्टिस, और उसमें एक ये भी वजह है कि वहाँ पे आप डरते भी हैं कि भी लॉ सूट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन ज़्यादातर आपकी कोशिश ये होती है कि जो आपकी फैमिली मेम्बर को आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड एक्सपेक्ट करते हैं वही आप अपने मरीज़ को दें। अगर आप वो इस पॉलिसी पे रहे, मैं अपने सारे ट्रेनिंग्स को कहता हूँ, हाउ डू यू डिसाइड कि सर्जरी करनी है कि नहीं करनी।
अब ये दोनों पेशेंट्स परफेक्ट एग्जांपल हैं। बिल्कुल बिल्कुल इनकी कि भी अगर मेरा अगर फैमिली मेम्बर हो और मैं पैसों के लिए सर्जरी नहीं करूँगा, मैं इसलिए करूँगा कि भी क्या अगर मेरा फैमिली मेम्बर होता उसको भी ये फ़ायदा होता और उसको वही ट्रीटमेंट दे सकूँ, उसी तरह उसके साथ आप उसको अपना एटीट्यूड भी रखें, क्योंकि सिर्फ मरीज़ की सर्जरी नहीं होती, मरीज़ से बात करना, मरीज़ से उसको फॉलोअप रखना, पूरा एग्जामिन करना। और हम सारे सर्जरी जिनकी कर देते हैं उनको कम से कम 1 साल फॉलोअप में रखते हैं। ठीक है। जो अमेरिका में करते थे एग्जैक्टली वही प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कॉलर्स तो बहुत सारे थे जिनके सवालात मेरे पास ऐसे लिखे हुए हैं, लेकिन चलिए आदिल से शुरू कर लेते हैं। जिस तरह उन्होंने बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी उन्हें लगता है कि शायद पेट की तरफ अंदर की तरफ जा रही है, वो उसका क्या इशू है? उसका जी ये जिस तरह मैं आपको पहले भी बताया कि पेशेंट को एग्जामिन किए बगैर ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये लाइकली डिफॉर्मिटी है। पोस्ट सर्जरी इनकी एक बार सर्जरी हो चुकी है, कई बार सर्जरी के बाद चूँकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी पहले सर्जरी हुई भी होती है। मैं ये नहीं कहता किसी की गलत सर्जरी हुई है, बट उसमें जो बाकी करेक्शन होने वाली होती है कई बार हमें करनी पड़ जाती है। ठीक है। इनमें भी डिफॉर्मिटी हो रही है, इनकी इमेजिंग होनी चाहिए, इनका कैट स्कैन होना चाहिए, सीटी लंबार स्पाइन का। ठीक है। और मे भी इनको इंस्ट्रूमेंट इनको फ्यूजन करना पड़े हमें बाद में। ओके। और इसी तरह जो आपके बाकी जो 1-2 पेशेंट्स ने कमर का पूछा जी, तो उसमें पहली 3 चीज़ें हैं जो मैं पहले हमेशा रेकमेंड करता हूँ। ठीक है, लेकिन वो तब के बाद पेशेंट ने हमें पहले एग्जामिन करवा लिया हो या हमारी टीम को, हमारे पास वी हैव अ बिग टीम दैट मैं अगर ना भी हूँ, मैं 2 हफ्ते पहले अमेरिका बैठा था, बट पेशेंट्स वर बीइंग मैनेज्ड यहाँ पे चल रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट में भी। तो एक ख़ास तरीके से आपने उनको ट्रेन करना होता है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो पाकिस्तान में टैलेंट है, दिस इज़ मेरे ख्याल में रिमार्केबल है, लेकिन उनको सही डायरेक्शन में डालने के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। और जो अमेरिका में क्या था मेरे पास, अमेरिका में हमारे पास ये था कि जी महीने में एटलीस्ट 1 या 2 पेशेंट पाकिस्तान से आते थे। ये वो पेशेंट्स होते थे जो कि 30, 40, $100,000 तक जिन्होंने आके अमेरिका में हॉस्पिटल को दिया और उनकी सर्जरी वहाँ हुई। इससे ओवर द इयर्स हमने रियलाइज़ किया कि इससे बेहतर नहीं है कि हम पाकिस्तान मूव करें और उसको रिवर्स करें, पाकिस्तान में जाके करें, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो मेरा पैशन है दैट इज़ मेडिकल टूरिज़म। मिसेस जफ़र ने वो इंडिया की बच्ची का, हमारे पास पेशेंट्स लिटरली पूरी दुनिया से आते हैं और उसका जो सिस्टम हमने डाला है थ्रू दी इंटरनेट एंड ऑल दैट, वो उसके बाद उनको फॉलोअप रख हमने पेशेंट्स, क्योंकि मैं दिमाग की भी सर्जरी बहुत करता हूँ, मिनिमली इन्वेसिव, बार बार मैं कहता हूँ छोटे इंसिजन से, आईब्राउ से, नाक से, जो कि दिमाग की सर्जरी करके भी हम उनको नेक्स्ट डे घर रसौली के लिए बाकियों के लिए घर भेज देते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स मेडिकल टूरिज्म में हमारे पास आ रही हैं, अफ्रीका से हमारे पास पेशेंट, ब्लैक अफ्रीकन हमारे पास आई, बच्ची यहाँ पे एक सूडान से आई, इसी तरह इंडिया से पेशेंट्स, तो रिवर्स हम कर रहे हैं। बाकी सऊदीया, कुवैत, मिडल ईस्ट, लंदन, यूरोप, पेरिस, मेरे ख्याल में आज जिसको करना है वो भी शायद पेरिस में आज दोपहर को भी जो तो पेशेंट्स बाहर से आते हैं। तो जो लोकल हैं उनको तो फ़ायदा उठाने का ये एक गोल्डन मौका है उनके पास। तो लेकिन जब तक पेशेंट को एग्जामिन नहीं करेंगे, मुझे या हमारी टीम को, और आस्ता आस्ता हमारी जो टीम अब इट्स एक्सपेंडिंग, तो अगर मेरी टीम में भी अगर कोई एग्जामिन उनको करता है हमारी टीम में, ठीक है, और न्यूरोफिजिशियंस की हमारी जो है वी ऑल वर्क टुगेदर, ये मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, हमारी टीम का कमाल है। मैं तो एक जिस तरह कहता हूँ आई एम ए टेक्नीशियन, मैं जाता हूँ, मुझे पता हो किसकी सर्जरी करनी है, आई एम वेरी गुड एट व्हाट वी कैन डू, ठीक है, लेकिन अगर हम उसके बगैर कर सकें तो वो बेहतर चीज़ नहीं है सर्जरी के बगैर। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट के मेरे पास क्योंकि वक्त ख़त्म होने के करीब है, लास्ट के आपसे ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, कुछ बच्चियों के या बच्चों के इस तरह से होता है कि यू शेप हो जाती है उनकी रीढ़ की हड्डी की, स्टार्ट पॉइंट पे उन्हें थोड़ा पेन होता है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ वो पेन ख़त्म हो जाता है, मगर रीढ़ की हड्डी आपकी यू शेप में रहती है, तो उसकी क्या वजह होती है? उसके लिए भी क्या खुदा न खासा सर्जरी की आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है इसके लिए? तो इसमें ये दिस इज़ कॉल्ड स्कोलियोसिस। बच्चों में पीडियाट्रिक स्कोलियोसिस इज़ वेरी इट्स नॉट अनकॉमन आई वुड से। यहाँ पे उसका डायग्नोसिस नहीं होता, तो इन्होंने डॉक्टर साहब का नाम लिया, जो बाकियों के नाम लिए, ये यहाँ पे ऑर्थोपीडिक वाले भी स्कोलियोसिस को कर रहे हैं, न्यूरोसर्जरी वाले भी कर, लेकिन ये ज़्यादा डोमेन ऑर्थोस्पाइन का रहा है टेक्निकली। ये इसके लिए बच्चे का डायग्नोसिस जो है होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले उसका पता चले, क्योंकि अगर आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो उसका ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आएगा, उसको सांस लेने का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो कंप्रेशन लंग्स के ऊपर आपकी चेस्ट कैविटी पे कर रहे हो। तो लेकिन जब वो ग्रोथ स्पर्ट निकल जाती है, जो प्यूबर्टी के टाइम होता है,
बच्चों का बच्चियों का, तो उसके बाद वो स्टेबलाइज हो जाता है, तो लॉट ऑफ टाइम उसकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन वो वैसे भी हल उसका हो सकता है। लास्टली कोई अवेयरनेस मैसेज डॉक्टर साहब जो आप हमारे देखने वालों को देना चाहें? अवेयरनेस जी, मैं तो यहाँ पे कहता हूँ कि आप जो हमारी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, दे आर वेरी, मैं तो देखता हूँ कि यहाँ के ज़्यादा दे आर मोर इंटरनेट सेवी देन वहाँ पे लोग इतना नहीं अमेरिका में इंटरनेट को फॉलो करते जितने यहाँ पे करते हैं। अभी मैं अपनी वाइफ से मैं बात कर रहा था, तो एक मरीज़ हमने इकट्ठे देखना, उनका एक पेशेंट था, तो उनका हमने देखा, पर मैंने कहा मेरे पास क्यों आए कि जी आपको हमने इंटरनेट से ढूंढा, नेट से आपको ढूंढा। मैंने कहा वो अच्छा नेट से ढूंढा। मैंने कहा बट ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि क्या पता कि मैं बिल्कुल एक क्वैक हूँ और मैं नेट पे मेरी बहुत अच्छी वेबसाइट हो, तो क्या आप मेरे पास सही जगह, मैं तो अगर मैं आई मे नॉट बी द राइट पर्सन, तो इसलिए मैं पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि देखें इंटरनेट एंड ऑल दैट एंड गूगल डॉक्टर एंड व्हाट नॉट इज़ वेरी हेल्पफुल, लेकिन जिस तरह एक कि आपकी जो MD की डिग्री है या मेडिसिन जो डॉक्टर की डिग्री है, वो दैट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर द गूगल डॉक्टर। तो अपना होमवर्क करें, पेशेंट जो अपने इर्द गिर्द है, वर्ड ऑफ माउथ से आप बड़े आराम से लोगों से पूछें कि भी हमने आपके पेशेंट से बात करनी है करनी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है, नंबर 1। नंबर 2, वेट को कंट्रोल करें। हमारे पाकिस्तान में देखें और बड़े प्रॉब्लम्स इस वक्त चल रहे हैं, इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि भी उसमें, लेकिन अदर इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन कम से कम आप सेहत का तो ख्याल रख सकते हैं। तो उसमें आप अगर डेली वॉक करें, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, ईट राइट, डाइट का कंट्रोल करें, मेरे ख्याल में आप आधे से ज़्यादा पेशेंट्स को मेरी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, या हमारे बाकी लोगों की ज़रूरत ना पड़े। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिफ साहब, आपको बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक साहब थैंक यू सो मच। मिसेस जफ़र आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़े अहम इश्यूज़ हैं और इन सब सवालों के जवाब, मेरे बहुत सारे ऐसे कॉलर्स मौजूद थे जिन्होंने बहुत से अहम सवाल किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी की वजह से हम उनका जवाब नहीं ले सके, लेकिन वो तमाम हमारे देखने वाले डॉक्टर साहब से अब खुद भी रुजू कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर डॉक्टर साहब का नंबर भी चल रहा है, इनका एड्रेस भी चल रहा है और इसके साथ साथ ईमेल ID भी चल रहा है। आप किसी भी तरीके से, किसी भी ज़रिए से डॉक्टर साहब के साथ रुजू कर सकते हैं। इनकी टीम भी, अगर खुदा न खास्ता डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद नहीं होते, तो डॉक्टर साहब की एक बहुत बड़ी टीम है जो यहाँ पर मौजूद होती है और प्रॉपर उसी तरह से चेकअप होता है, हर चीज़ आपकी जज की जाती है। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर इस मसले पर या इस जैसे और भी मसाइल पर डॉक्टर आसिफ को हम यहाँ पे तकलीफ देते रहेंगे, मदू करते रहेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक हमें ट्विटर पर, फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला पीर वाले दिन आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।